इस हफ्ते बहुत कुछ राजनीति में छाया रहा और क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा आपको बताने जा रही हूं इस हफ्ते के पॉलिटिकल रिकैप में, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे संसद के विशेष सत्र की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का डिसीजन लिया है। यह नए संसद भवन में होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। संसद का शीतकालीन सत्र अमूमन नवंबर के महीने में ही होता है। इससे पहले विशेष सत्र के ऐलान ने ऑपोजिशन को काफी हैरान कर दिया है। हालांकि विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से कोई बात फिलहाल सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि स्पेशल सत्र में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन और महिला रिजर्वेशन पर विधेयक लाया जा सकता है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि G20 की अध्यक्षता और चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग का जश्न नई संसद में मनाया जा सकता है। वहीं देश का नाम इंडिया नहीं भारत कर देने के लेकर संविधान में चेंज हो सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि संसद के 3 सत्रों, बजट सत्र, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन के अलावा जरूरत पड़ने पर संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। अगर सरकार महसूस करती है कि किसी विषय पर तत्काल संसद सत्र को बुलाने की जरूरत है तो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 85(1) राष्ट्रपति को ऐसे सिचुएशन में पार्लियामेंट के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाने का हक देता है। इससे पहले जून 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान एक बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जब जीएसटी लागू किया गया था। जुलाई 2008 में यूपीए काल के दौरान वाम दलों द्वारा मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए जुलाई 2008 में लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। अगस्त 1997 आजादी के 50 साल के अवसर पर संसद का विशेष सत्र हुआ था। अगस्त 1992 भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर संसद का मध्यरात्रि का सत्र हुआ। जून 1991 संसद का 2 दिवसीय विशेष सत्र हरियाणा में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल की मंजूरी के लिए बुलाया गया था। फरवरी 1977 तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए अनुच्छेद 356(4) के दूसरे प्रावधान के तहत 2 दिनों के लिए राज्यसभा का एक विशेष सत्र यानी स्पेशल सेशन आयोजित किया गया था। अगस्त 1972 आजादी की रजत जयंती पर अगस्त 1972 में पहली बार संसद का विशेष सत्र का आयोजन हुआ था। चलिए दूसरी अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले विशेष सत्र में मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने की पहल कर सकती है, इसलिए ये मुद्दा काफी छाया हुआ है। क्या होता है ये, इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां हमने डिटेल में सारे पहलुओं को समझाया है कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। शॉर्ट में आपको बता देती हूं कि इसका मतलब ये है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। इससे जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा, चुनावी कार्यक्रम के बजाय विकास कार्यों में ज्यादा समय दिया जा सकेगा। वहीं इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी सवाल उठते हैं कि भारत की जनसंख्या काफी बड़ी है और ऐसे में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराना काफी चैलेंजिंग रहेगा। तीसरी अपडेट में बात करेंगे सनातन धर्म पर गरमाई राजनीति की। तमिलनाडु सरकार में खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित एक प्रोग्राम में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान भी किया था। उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि हमारा रुख स्पष्ट है, सर्वधर्म संभाव कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर राजनीतिक दल को अपने विचार रखने की आजादी है। हम हर किसी की आस्था का सम्मान करते हैं। वहीं बीजेपी के नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव पर विश्वास करती है और अभिव्यक्ति की आजादी पर भरोसा करती है। क्या सनातन को गाली देना ही अभिव्यक्ति की आजादी है? मामला इतना बढ़ चुका है कि उदयनिधि के बयान के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का निवेदन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में विभिन्न पदों पर आसीन रही 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है।
चिट्ठी में लिखा है, उदयनिधि स्टालिन की ओर से दिए गए नफरत भरे भाषण का स्वतः संज्ञान लिया जाए, जो सांप्रदायिक वैमनस्य और सांप्रदायिक हिंसा को भड़का सकती है। चौथी अपडेट में बात करेंगे इंडिया और भारत की। देश के नाम को लेकर विवाद उठखड़ा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत कांग्रेस की उस आरोप से हुई है जिसमें कहा गया है कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके साथ ही एक डिस्कशन शुरू हो गया है कि क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है। विपक्ष इस पर हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, तो यह खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर इनवाइट भेजा है। अब संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ा जा सकेगा कि भारत जो इंडिया था, राज्यों का एक संघ होगा। अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। हालांकि इंडिया और भारत के विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नाम बदलने की बात को कोरी अफवाह करार दिया है। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष से सवाल पूछा है कि आखिर नाम बदले जाने से उनको क्या परेशानी। और आज की आखिरी अपडेट में बात G20 की, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। G20 के सदस्य देश दुनिया की जीडीपी का लगभग 85% यानी 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। हालांकि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ना आना काफी चर्चा का विषय बना है। विदेशी मीडिया भी इस पर काफी बात कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि पहली बार जिनपिंग G20 मिस कर रहे हैं। जाहिर है कि भारत और चीन को लेकर बॉर्डर का विवाद और हाल फिलहाल में मैप में भारत के अरुणाचल के हिस्सों को चीन के मैप में दिखाना एक कारण समझा जा रहा है। फिलहाल इंडिया पूरी तरह से तैयार है G20 के लिए, और इस समिट में क्या खास रहा ये बताएंगे आपको हमारे अगले वीडियो में, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर।